हेलो दोस्तों, कर्मशिला में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है जिसमें वीडियो, वीपीडीओ और पटवारी से रिलेटेड जो 21 सितंबर को पेपर होने वाला है, उस पेपर को टारगेट करते हुए हमने जो अभी 2 से 3 क्लासें करंट अफेयर्स की लेके आई है। इसके अलावा ये कुछ एमसीक्यू सीरीज़ हम उत्तराखंड की चला रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की संभावना है कि ये प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज का जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विस्तारवादी नीति का अनुसरण किसने किया था? ये प्रश्न आपका पूछा गया है, जो गोरखा काल है उत्तराखंड में, गोरखा काल से ये प्रश्न पूछा गया है। जो विस्तारवादी नीति है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि जो विस्तारवादी नीति है, इसका अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें है रणजोर सिंह थापा, ऑप्शन बी है बम शाह और ऑप्शन सी है जोगामल शाह और ऑप्शन डी है भीमसेन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन ने जो है विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया है। अगर हम यहाँ पर जोगामल शाह की बात करते हैं, तो जोगामल शाह जो है जो कुमाऊं है, कुमाऊं का प्रथम सूबा जो है इन्हें नियुक्त किया गया था 1791 से 1792 तक। ये जो है कुमाऊं के सूबा के रूप में जोगामल शाह को नियुक्त किया गया था। अगर हम जोगामल शाह के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो ये इन्होंने जो है जो जोगामल शाह है, जो कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त है, वो जोगामल शाह के द्वारा किया गया था। और इस बंदोबस्त के द्वारा जो है इन्होंने प्रत्येक जो भी बालिग व्यक्ति है, प्रत्येक बालिग व्यक्ति से जो है 1 रुपए कर के रूप में मांगा है। इसके अलावा इन्होंने प्रत्येक 20 नाली पर, जिसके पास 20 नाली है, प्रत्येक 20 नाली पर जो है 1 रुपए कर लगाया था, जिसे जो बीसी नाम से भी जाना जाता है। इस कर को बीसी नाम से जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, जो दफ्तर के खर्चे हैं, दफ्तर के खर्च को चलाने के लिए जो है उन्होंने एक कर लगाया था, जिस कर को जो है सुवांग दस्तूर, सुवांग दस्तूर जो है इस कर को कहा जाता है। ये कर जो है दफ्तर के कार्य को या दफ्तर के खर्च के लिए जो है ये कर लगाया गया था, सुवांग दस्तूर। अगर हम बमशाह की बात करते हैं, तो बमशाह जो है छठा सूबेदार था, जो 1797 से 1799 तक, 1799 तक जो है ये वहां का कुमाऊं का सूबेदार रह चुका है। और अगर हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो जो ये बमशाह है, बमशाह को ने जो है ब्राह्मणों पर एक टैक्स लगाया था, जिसको जो है कुशई नामक, कुशई कुशई कर कहा जाता है। जो कुशई कर है, ये बमशाह के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, द वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया गया है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी है फ्रैंक स्माइथ और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स, और ऑप्शन सी विलियम जोन्स है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ ने जो 1931 में वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी की खोज की थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर। ये पुस्तक जो है फ्रैंक स्माइथ के द्वारा लिखी गई है। अगर हम रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं, तो रस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई है। जिनमें से इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें से एक जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है द रूम ऑफ द रूफ। एक पुस्तक तो ये हो गई इनकी द रूम ऑफ द रूफ। इसके अलावा जिनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, उनमें से आपका एक पुस्तक है बुक ऑफ नेचर, लोन फॉक्स डांसिंग, ये एक आत्मकथा है। इसके अलावा और पुस्तकें इनके द्वारा लिखी हुई द इंडियन घोस्ट, स्टडी फुल ब्यूटीफुल गढ़वाल, एक पुस्तक की है द
इंडियन घोस्ट, ब्यूटीफुल गढ़वाल, ये भी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा भी इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये कुछ कथन और कारण कथन दिए गए हैं। इस कथन के अनुसार आपको जो प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें पहला कथन दिया गया है, कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरशाही था। और दूसरा दिया गया है, इसके काल में अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए कथन 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है कथन 1 सही है, और ऑप्शन सी है कथन 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 1 यहाँ पर सही दिया गया है। जो कुमाऊं का दूसरा सूबा है वो काजी नरशाही को नियुक्त किया गया था। अगर यहाँ पे जो 1500 ग्राम प्रधानों की हत्या की बात की जाती है, तो इनकी हत्या जो है, जो काजी नरशाही है इनके काल में न होके ये जो घटना हुई थी ये हुई थी जो यहाँ के तीसरे सूबे थे, जिनको अजब सिंह ख्वासा नाम से इनको जाना जाता है। अजय सिंह ख्वासा के काल में जो है ये अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों की सामूहिक नरसंहार किया गया था। अगर हम काजी नरशाही की बात करते हैं तो इनके समय जो है मंगलवार रात्रि जो कांड हुआ था ये काजी नरशाही के समय में हुआ था। और इसी समय जो है इसी घटना के कारण जो है एक कहावत प्रचलित है जो है, मंगल की रात और नरशाही का पाला। ये जो है कहावत जो है सुबह काजी नरशाही के कारण ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी दिया गया है 1988, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी दिया गया है 2010। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास ऑप्शन बी 1988 हो जाएगा। अगर हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसको जो है 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2005 में फूलों की घाटी को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और इसके अलावा अगर हम रम्माण की बात करते हैं, रम्माण को जो है 2009 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका फल खाने योग्य होता है तथा सभी भाग हृदय रोग के लिए लाभकारी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कंडाली, ऑप्शन बी दिया गया है वेंकल, और ऑप्शन सी दिया गया है घिंगारू, और ऑप्शन डी है भीमल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घिंगारू हो जाएगा। जो घिंगारू है इसका फल खाने योग्य होता है। इसके अलावा इसके सभी भाग जो है हृदय रोग के लिए जो है आपके लाभकारी होते हैं। अगर हम कंडाली की बात करते हैं तो कंडाली जो है इसको बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम देखें तो इसकी जो पत्तियां होती है इस पत्तियों की जो है सब्जी बनाई जाती है। दूसरा, ये कंडाली जो है आपके यूरोपीय कुल का पौधा है और इसमें जो प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन देखने को मिलती है। विटामिन के अलावा इसमें जो प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कंडाली की तो ये जो है आपके एनीमिया रोग के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी ये एनीमिया के रोग के इलाज के लिए जो है कंडाली का उपयोग भी किया जाता है। अगर हम भेकल की बात करते हैं तो भेकल के जो बीज होते हैं इसके बीजों को निकाल के जो है जो गठिया रोग है, गठिया रोग के लिए के उपचार के लिए जो है भेकल के बीजों के तेल का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर भीमल की बात करते हैं तो भीमल क्या होता है, इसमें जो है इसकी जो छोटी टहनियाँ होती है, इसके छोटी टहनियों से जो है आपकी रस्सी बनाई जाती है।
दूसरा, अगर अब इसकी कोमल शाखाओं की बात करते हैं तो इसकी जो कोमल शाखा हैं, उन कोमल शाखाओं से जो है शैम्पू बनाने का कार्य किया जाता है। उसको पहले क्या किया जाता है, उसको अच्छे से कूटा जाता है और कूट के जो है इसका शैम्पू तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन ए है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी है भक्त दर्शन, ऑप्शन सी दिया गया है काजी बहादुर भंडारी और ऑप्शन डी दिया गया है मोलाराम। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी मोलाराम हो जाएगा। मोलाराम ने जो है चंद्रिका की रचना, जो रण बहादुर चंद्रिका नामक पुस्तक है उसकी रचना जो है मोलाराम के द्वारा की गई है। अगर हम इसके अलावा इनकी और रचनाओं की बात करते हैं तो उसमें आपका एक गढ़गीत संग्राम, गढ़ गढ़गीत संग्राम हो गई, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा बाघ व घुरड़ चित्र, बाघ व घुरड़ चित्र। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऋतु वर्णन, ये भी जो है मोलाराम की ही रचना है। अगर हम यहाँ सुदर्शन शाह की बात करते हैं, सुदर्शन शाह जो है 1815 से लेके 1859 तक जो है जो टिहरी रियासत है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रथम शासक भी हम कह सकते हैं। इन्होंने जो है टिहरी को राजधानी बनाया। इसके बाद अगर हम इनकी रचना की बात करते हैं तो सुदर्शन शाह के द्वारा जो है सवासार ग्रंथ नामक ग्रंथ की जो इनके द्वारा रचना की गई है। अगर हम इस ग्रंथ की भाषा की बात करते हैं तो ये ग्रंथ जो है ब्रिज भाषा में लिखा गया है और इसके जो है आपके 7 खंड देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम भक्त दर्शन की बात करते हैं तो भक्त दर्शन की भी एक महत्वपूर्ण रचना है जो है आपकी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक जो रचना है ये आपके भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में बराकर किस रूप में लिया जाता था? आपके पास दिया गया है नगद के रूप में, ऑप्शन बी है घी दूध के रूप में और ऑप्शन सी है बेगार के रूप में और ऑप्शन डी दिया गया आपका अन्न के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो बराकर है, बराकर आपका अन्न के रूप में दिया जाता था। अगर हम पौण टूटी की बात करते हैं, पौण टूटी भी एक प्रकार का कर है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो पौण टूटी कर है ये आपका आयात निर्यात पर, आयात निर्यात पर जो है पौण टूटी नामक कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये। आपके पास ऑप्शन दिया गया है तिलू रोतली, ऑप्शन बी है गोरा देवी, ऑप्शन सी है रानी गुलेरिया और ऑप्शन डी है कर्णावती। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका गढ़वाल की जो जॉन ऑफ आर्क है ये जो आपके तिलू रोतेली को कहा जाता है। इसमें अगर हम गोरा देवी की बात करते हैं तो जो वन आंदोलन है जिसमें चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका गोरा देवी के द्वारा निभाई गई है। कर्णावती को जो है नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। इन्होंने जो है जो मुगल सेना है उनको जो है अच्छी तरीके से पराजित करके उसके पश्चात जो उनके नाक काट दिए थे, जिस कारण इन्हें नाक काटी कन काटी रानी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है 500 से 900 मीटर, दूसरा है 900 से 1800 मीटर और तीसरा सी दिया गया है 100 से 500 मीटर और डी दिया गया है 1800 से 2500 मीटर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड के वनों की बात करें, अगर हम उष्ण कटिबंधीय वनों की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है ये 750 से लेके 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर हम उपोष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं तो इसमें जो आपका हल्दू हो गया, सेमल और बांस, हल्दू सेमल बांस, इसके अलावा खेर भी होता है। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष जो आपके 750 से लेके 1200 मीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वन होता है, दूसरा प्रकार का वन है वो है आपके पास
उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर जो है आपको उष्णकटिबंधीय जो शुष्क वन है वो देखने को मिलते हैं। शुष्क वन, शुष्क का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम इस यहाँ के वृक्षों की बात करते हैं तो इसमें आपको जामुन देखने को मिलेगा। इसके अलावा डाक नामक जो वृक्ष होते हैं ये आपको जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दूसरे अगर हम वन की बात करते हैं जो है कोणधारी वन। कोणधारी वन की बात करें तो कोणधारी वन जो है आपके 900 से 1800 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं तो इसमें आपका चीड़ आ गया, चीड़ के अलावा पाइन हो गया। ये जो है कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष देखने को मिलेंगे। अगर हम अन्य वृक्षों की बात करते हैं तो इसी में दूसरे जो वृक्ष है दूसरे प्रकार के, उसमें आपका एक तो आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन हो गए जो कि आपके 1800 मीटर से लेके आपके 2700 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। इसमें जो है जो पर्वत शीतोष्ण वन है इसमें आपके ओक हो गया, वो प्रमुख वृक्ष है, जिसमें दूसरा सिल्वर हो गया और स्प्रूस हो गया और देवदार। ये जो है पर्वतीय शीतोष्ण वनों में प्रमुख वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं जो 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। अगर हम अल्पाइन वनों की बात करते हैं तो अल्पाइन वन में आपके जो देवदार हो गया, देवदार दूसरा आपका बुरांस हो गया, ये आपके अल्पाइन वनों में भी आते हैं। इसके अलावा अल्पाइन झाड़ियां होती है। अल्पाइन अगर झाड़ियों की बात करते हैं तो अल्पाइन झाड़ियां आपकी 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलती है। तो ये थे वनों के प्रकार। अगर हम यहाँ पे प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड में कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन बी दिया गया है, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलदस्ता त्वारिक ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है मुकुंदीलाल, ऑप्शन बी है कीर्ति शाह, ऑप्शन सी है मियां प्रेम सिंह और ऑप्शन डी दिया गया है प्रताप शाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी पर मियां प्रेम सिंह के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, गुलदस्त तारीख ए को टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1927, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी दिया गया है 1931। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है आपके पास 1931, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, ये ऑप्शन डी आपका 1931 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दीपचंद द्वारा, ऑप्शन बी है महेंद्र चंद द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है कल्याण चंद के द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया है जगत चंद के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन जो ए है दीपचंद के द्वारा जो है शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है भूमि कर, ऑप्शन बी है आयात निर्यात कर, ऑप्शन सी दिया गया है मनोरंजन कर और ऑप्शन डी दिया गया है शादी ब्याह में लगने वाला कर। तो ये पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो पौन टूटी कर है ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर है, जो राज्य में वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता था उस पर जो आपका पौन टूटी नामक कर जो है लिया जाता था। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए दिया गया है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी है रत्न कवि के द्वारा और ऑप्शन सी दिया गया है हरिदास शास्त्री और ऑप्शन डी है भरत कवि। इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी भरत कवि हो जाएगा। भरत कवि के द्वारा जो है फतेह प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है,
चेतु और माणकू चित्रकार किसके दरबार में थे? आपके पास ऑप्शन ए है भवानी शाह, और ऑप्शन बी दिया गया है सुदर्शन शाह, और इसके अलावा ऑप्शन डी दिया गया, सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है मानशाह, और ऑप्शन डी दिया गया है फतेह शाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सुदर्शन शाह हो जाएगा। जो चेतुर माणको है ये सुदर्शन शाह के दरबार में थे। अगला प्रश्न है टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1991 और 92 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1972 और 73 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1989 और 90 में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम टाइगर वॉच योजना की बात करते हैं तो ये योजना जो है बाघों के संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1991 और 92 में जो है टाइगर वॉच योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं? ऑप्शन ए है उच्च सघन वन, ऑप्शन बी है मध्यम सघन वन, ऑप्शन सी है अति सघन वन, और ऑप्शन डी है निम्न सघन वन। तो अगर हम उत्तराखंड में वनों की बात करते हैं या फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इस उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक आपको मध्यम सघन वन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है देवधानी बुग्याल स्थित है? ऑप्शन ए है चमोली में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी दिया गया है देहरादून, और ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी हो जाएगा। उत्तरकाशी में जो आपका देवदानी बुग्याल पाया जाता मिलता है। अगर हम उत्तरकाशी के अन्य बुग्यालों की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा देवक्यारा बुग्याल। देवक्यारा बुग्याल जो है उत्तराखंड का महत्वपूर्ण बुग्याल जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर कभी प्रश्न बनता है कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा बुग्याल है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल आपको बेदनी बुग्याल देखने को मिलता है, जो कि आपका चमोली जनपद में पड़ता है। देवध्यानी बुग्याल उत्तरकाशी में है, बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है। बेदनी बुग्याल जो है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल का मतलब होता है घास के मैदान। अगर आप पहाड़ों में ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर एक किसी तहसील आती है जहां पर आपको वृक्ष बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वहां पे आपको अच्छे खासे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इन घास के मैदानों को जो है आपके बुग्याल नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके चमोली में आपको चमोली में जो आपको चोपता बुग्याल भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है छीनो झपटो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है आपके पास दिया हुआ सच्चिदानंद, और ऑप्शन बी दिया गया है कल्याण सिंह रावत, और ऑप्शन सी दिया गया है गोविंद सिंह रावत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इस आंदोलन की बात करते हैं, छीनो झपटो आंदोलन, इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपके गोविंद सिंह रावत जी हैं, और अगर इनकी बात करते हैं इनको जो है कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है। जो छीनो झपटो आंदोलन है इसकी शुरुआत चमोली जिले में जो है आपके 21 जून 1998 को होती है। अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कारण था वो था जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसका संचालन के लिए या उसके प्रबंधन के लिए जो सरकार के द्वारा रूल बनाए गए थे, तो ग्रामीणों ने जो है उसका विरोध किया और उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसका प्रबंधन जो है ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए। दूसरे जो ग्रामीणों को जो वनों से परंपरागत जो हक थे लोगों के वो जो है बहाल किए जाए, उस इस चीज के लिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। जिससे क्या अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन में जो लोग अपने पशुओं को लेके जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर लोगों ने प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य,
ऑप्शन बी है नील एवं भील पर्वतों के मध्य, ऑप्शन सी है नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन सी, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य जो आपको फूलों की घाटी देखने को मिलती है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर हम इसकी बात करते हैं 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर, ये अच्छा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपके पास ऑप्शन ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन सी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी दिया गया आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर जो आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है आपको देखने को मिलता है 8,242 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको देहरादून प्लस हरिद्वार और इसके अलावा आपका पौड़ी, इन 3 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपकी 1991 में की जाती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 472 किलोमीटर जो है किलोमीटर स्क्वायर जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। वहीं अगर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1989 को की जाती है, और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2390 किलोमीटर, और इसका विस्तार जो आपका जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। और अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपके चमोली जनपद में पड़ता है, और इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है वो है आपके पास 624 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके क्षेत्रफल की बात की थी, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए है औषधि प्रस्था, ऑप्शन बी है वानस्पतिक बगीचा, ऑप्शन सी है देवभूमि, और ऑप्शन डी दिया गया है ब्रह्मपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी वानस्पतिक बगीचा। जो चरक संहिता है, चरक संहिता में जो उत्तराखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा नाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। इसके जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया है ठेकाबंदी, और ऑप्शन बी दिया गया है मनोचोल, ऑप्शन सी है सोनिया फागुन, और ऑप्शन डी है अदनी दफ्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी मनोचोल, मनोचोल जो इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था। ये प्रश्न पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन ए है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी है बमशाह, ऑप्शन सी है बलभद्र सिंह थापा, और ऑप्शन डी दिया गया है आपके पास रणजीत सिंह थापा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बमशाह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विरासतों की यात्रा रचना है। ऑप्शन ए है हेमचंद्र सकलानी, ऑप्शन बी है जसवंत सिंह कटोच, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद डबराल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हेमचंद सकलानी, हेमचंद सकलानी के द्वारा जो है विरासतों की यात्रा नामक रचना
की गई है। अगला प्रश्न है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में कितनी हिस्सेदारी है। अगर हम रिकॉर्डेड वन की बात करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन ए है 33 व 67%, ऑप्शन बी है 37 व 63%, ऑप्शन सी है 63 और 37% और ऑप्शन डी दिया गया है 40 और 60%। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुल रिकॉर्डेड वनों की बात करते हैं तो रिकॉर्डेड वन, इसमें अगर हम कुमाऊं और गढ़वाल की बात करते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, तो गढ़वाल की अगर हम बात करें, गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल में आपको 63% जो है आपको रिकॉर्डेड वन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में आपको 37% जो है आपको रिकॉर्डेड वन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। आपके पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको उन 4 कथनों में से पहचानना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है आपका, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा गया है, तो ये आपका कथन तो सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय फ्रैंक स्माइथ को जाता है, ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी है, सॉरी तीसरा दिया गया है, फूलों की घाटी नर गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है, ये प्रश्न भी आ चुका है, तो ये कथन भी आपका सही है। अगला है, फूलों की घाटी को 1982 में वन्य जीव विहार घोषित किया गया था, तो ये कथन भी आपका सही है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, दो, जो आपका कथन 2 और 3 4 है ये सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, कथन 1 2 3 और 4 सही है। और ऑप्शन सी दिया गया है, कथन 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है, कथन 1 3 और 4 सही है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें चारों कथन सही है, तो इसका आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें आपके चारों कथन दिए गए हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में पूछा गया है, विलुप्त होने के कगार पर राज्य की वनरोध राजी जनजाति की बोली का लिपिकरण एवं डिजिटलीकरण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी दिया गया है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी दिया गया है आईआईटी रुड़की और ऑप्शन डी दिया गया है आईआईटी खड़गपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जनजातियों की, तो 1967 में जो लोकर समिति थी, लोकर समिति की सिफारिश पर जो है राज्य की 5 जातियों को जो है जनजाति का दर्जा दिया गया था। इन 5 जनजातियों में से जो है 2 जनजातियों को 1975 में केंद्र सरकार के द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपकी एक राजी जनजाति है, दूसरी बोक्सा जनजाति है। यहाँ पे अगर हम राजी जनजाति की बात करते हैं तो राजी जनजाति जो है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके इसको बनरोत या फिर जंगल का राजा नाम से भी जो है राजी जनजाति को जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं राजी जनजाति की, तो ये जो है काष्ठ कला में निपुण है। इसके अलावा अगर हम इनके आवास की बात करते हैं तो इनके आवास को जो है रोचुंडा कहा जाता है। अगर हम बोली की बात करें तो इनकी बोली जो है मुंडा देखने को मिलती है। जो रिंग डांस है, रिंग डांस जो है राजी जनजाति का प्रमुख डांस देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं।